रिवाइज करें पहले, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन सा एक्ट कर रहे हैं हम? 18 पढ़ा। चलिए रिवाइज करते हैं अभी तक जो जो पढ़ा। सेक्शन 4 टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसरी नोट, 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक 6। चलिए सेक्शन 13 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए ठीक है, समझ गए। अच्छा मुझे बताइए 4 कंडीशन कहाँ पे है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम टू अनदर पर्सन टू बोनाफाइड ट्रांसफर। चलिए यही क्या बन जाएंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। चलिए ओके, एक था पेबल टू बियरर, पेबल टू ऑर्डर था। चलिए पेबल टू बियरर कितनी कंडीशन? 2। फर्स्ट, एक्सप्रेस एंड होल्डर क्या कर सकता है? एनकैश कर सकता है, राइट? होल्डर क्या कर सकता है? एनकैश कर सकता है। कल देखा था ना एग्जांपल चेक में। ओके नेक्स्ट, पेबल टू ऑर्डर कितनी कंडीशन? 2। फर्स्ट, एक्सप्रेस। सेकंड, डज नॉट कंटेन क्या? इट्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर, है ना? प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर। चलिए नेक्स्ट बताएंगे मेरे को। चेक कितनी कंडीशन? 5 + 1 + 2। चलिए 5 कौन कौन सी? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइन बाय मेकर, सर्टेन सम टू सर्टेन और डायरेक्टिंग टू +2, ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, जनरली नॉट पेबल ऑन। चलिए ये कंडीशंस है किसकी? चेक की। क्या चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है? यस। अच्छा तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एज पर सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, जनरली नॉट पेबल ऑन। बस फिर नीचे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, unconditional order, signed by maker, certain sum of money to certain person plus directing to certain person। ये किसमें लिखोगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए यही क्या बन जाएंगी? कैरेक्टरिस्टिक। चलिए मुझे चेक का प्रोसेस समझाइए क्या क्या होता है। एक ड्रॉर होता है, वो ड्रॉई को क्या करता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, है ना? ड्रॉर होता है, क्या करता है? ड्रॉई को ड्रॉ करता है क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा ड्रॉई को देता है। अच्छा ड्रॉई अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ड्रॉई क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। चलिए नेक्स्ट, हाँ मैच्योरिटी डेट पे जाएगा, बीच में कहीं नहीं जाएगा, मैच्योरिटी डेट पे जाएगा। कौन? ड्रॉर। किसके पास? एक्सेप्टर के पास, ड्रॉई के पास। क्या बोलेगा? पेमेंट करा दो। जिस दिन पेमेंट रिसीट हो गई, अपने यहाँ रिसीट की एंट्री, उसके यहाँ पेमेंट की एंट्री हो जाएगी ना। चलिए इस बीच हमने पढ़ा डिस्काउंटेड होता है क्या? बिल्स ऑफ पढ़ा है ना अकाउंट्स में। चलिए मुझे एक बात बताइए, चेक कितनी पार्टीज? 3 पार्टीज। फर्स्ट, ड्रॉर, ड्रॉई, पे। ड्रॉई इज इक्वल टू, अरे ड्रॉई इज इक्वल टू बैंक, ड्रॉर इज इक्वल टू जो चेक बना रहा है, मैं क्रॉस चेक। नेक्स्ट, पे इज इक्वल टू ड्रॉई, ड्रॉर खुद भी हो सकता है और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। पढ़ा था ना कल? अच्छा मुझे बताइए, एक था पेबल ऑन डिमांड, राइट? एक कैरेक्टरिस्टिक्स में आरबीआई ने मना करा था, फिर किसी एक्ट ने अलाउ करा, फिर किसी एक्ट ने बोला कि जनरली तो नहीं है बट हो सकते हैं। पूरी चैन है ये। पहले आरबीआई ने मना करा था, सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट 19 क्या मना करा था? कि पेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने क्या कहा था? अगर नाम मेंशन हो किसका? पेई का, तो क्या हो सकता है? पेबल ऑन डिमांड हो सकता है। चलिए फिर आए थे चेक में,
पेबल ऑन डिमांड क्या बताया था वहां पे, क्या बताया था वहां पे, होल्डर ऑफ क्या कर सकता है, पेबल टू बियरर कर सकता है, पढ़ा था ना, ठीक है, समझ गए, समझ गए। पेबल टू बियरर मतलब बियरर चेक को होल्डर एनकैश कर सकता है। देव का एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है। चलिए मुझे बताएंगे सेक्शन 4, 6, 13 टाइम्स, 5th बिल सजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। टेबल ऑन डिमांड अभी बताएंगे। नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पुराना भी करेंगे, अभी थोड़ा सा नया करेंगे। आईसीआई कहना चाह रहा है पेज नंबर 7.12 पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन नंबर 13। ओके 13 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केवल बियरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी सेक्शन 13 से ही आता है। चलिए क्या कह रहा है पढ़ते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट बिना देखे कितनी कंडीशन, 2, फर्स्ट एक्सप्रेस और जिसके पास होगा वो एनकैश। चलिए क्या कह रहा है, बियरर इंस्ट्रूमेंट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ पे इज ब्लैंक, ब्लैंक दिया था क्या मैंने, अच्छा, और वेयर द नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड और बियरर, लिखा रहता है ना चेक पे। अच्छा अगर मैं 2 लाइन खींच दूं चेक पे, क्रॉस कर दूं, तो बियरर की वैलिडिटी रहेगी या नहीं, नहीं कोई वैलिडिटी नहीं है। 2 लाइन खींचने के बाद अकाउंट पे ही लिख दूं, बियरर की वैलिडिटी है या नहीं, नहीं है। तो क्या कह रहा है, द वर्ड और बियरर और वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, नेगोशिएशन। चलिए तोड़ के पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बियरर इंस्ट्रूमेंट हमें पता है 2 कंडीशन, तो कह रहा है ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे पेई का नाम क्या हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है, या वेयर द नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड और बियरर। हमने लिखा था देव और बियरर तो खुद ही लिखा रहता है, वो हमको नहीं लिखना होता चेक पे, राइट। चलिए तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट। आगे क्या कहना है, और वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, ओके, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड, मार्क द वर्ड नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी। एक तो मार्क करो नेगोशिएटेड, एक मार्क करो मेयर डिलीवरी। समझेंगे क्या है, बात करेंगे, चर्चा करनी जरूरी है। नेगोशिएटेड क्या समझ में आ रहा है पढ़ के, हाँ जी, हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है पढ़ के, क्या कह रहा है, सच मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी, क्या कैन बी, नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी। नेगोशिएटेड का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि नेगोशिएटेड मतलब ट्रांसफर हो सकता है, मधुर टू देव, है ना, देव को ट्रांसफर हो सकता है, कैसे, ओनली एंड ओनली डिलीवरी करके, इंडोर्समेंट नहीं करना, मतलब मैं देव का नाम पीछे नहीं लिखूंगा, चेक तो मेरा है ना, पैसे तो मुझे चाहिए ना, तो या तो मैं सेल्फ लिखूं, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बैंक, मुझे बैंक भी नहीं जाना, देव को भेजना है कि पैसे निकाल लाओ, राइट। तो मैं क्या करूं, एक तो है इंडोर्स कर दूं उसके नाम, वो जाएगा पैसे निकाल लाएगा, या मैं लिख दूं देव और बियरर, तो बैंक वाले देखेंगे अच्छा बियरर इंस्ट्रूमेंट, केवल इसका ही नाम लिखा है, तो आईडी देख के उसको पैसा दे देंगे। समझ में आ रहा है, ओके। तो क्या कह रहा है, इट सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर करा था क्या देव को, अच्छा, कैन बी ट्रांसफर मेयर ओनली डिलीवरी, एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, लिखना नहीं है,
क्या एंडोज दिस चेक टू देव शर्मा और साइन करने हैं मुझे, ये नहीं करना। बस केवल उसका नाम लिखूं या ना लिखूं, उसको चेक दे दिया, डिलीवर कर दिया, तो इट इज ट्रांसफर ऑफ चेक। इंडोर्स करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन, और पेबल टू अ पर्सन 2 बार लिख दिया, और हिज ऑर्डर or payable to order, mark the word order, of a person where the last endorsement is in full। यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप। ऑर्डर दे रहे हो तो ये बताओ किसको देना है, कौन पे ही बनेगा। मतलब अगर मधुर सर को, अमित सर को एक चेक देना है तो मेरे यहाँ से एक चेक जाएगा, अकाउंट पे जाएगा। अच्छा, मैं उस पर नाम मेंशन करूंगा, अकाउंट पे ही लिख दूंगा। अच्छा, तो मैंने बैंक को ऑर्डर दिया है कि अमित गुप्ता जी के अकाउंट में ही क्लियर करना, और अकाउंट नंबर पीछे मेंशन होगा, या तो मैं कर दूं या अमित गुप्ता जी कर दूं, राइट। अगर मुझे उनका अकाउंट नंबर पता है तो मैं पीछे लिख दूंगा अमित गुप्ता जी अकाउंट नंबर, नहीं तो वो खुद लिखेंगे। मैंडेटरी है अकाउंट पे चेक में। समझ पा रहे हो? तो क्या कह रहा है, पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, और लास्ट इंडोर्समेंट पे क्या चाहिए, फुल चाहिए, ब्लैंक नहीं चाहिए। फुल मतलब नाम मेंशन करना मैंडेटरी है। 2 कीवर्ड है जी। इंडोर्समेंट कैसा चाहिए, फुल, सेकंड ऑर्डर, ये 2 कीवर्ड यहाँ पे जरूर आएंगे। सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड। ओके, इधर अकाउंट पे चेक है अमित गुप्ता जी का, किसके अकाउंट में क्लियर होगा, किसके अकाउंट में क्लियर होगा बेटा, अमित सर के अकाउंट में। चलिए चेक भरें, 1 लाख साइन, 1 लाख, डेट मेंशन हो गई। चलिए अकाउंट ऑलरेडी आ ही जाएगा, और बियरर लिखा ही होगा, ठीक, सही। अच्छा, अब मैं एडिशनली 2 लाइन और खींच देता हूँ इस पर, और लिख देता हूँ अकाउंट पे। चलिए कौन सा चेक बेटा, कौन सा चेक, अकाउंट पे चेक, ऑर्डर चेक, है ना। बियरर है क्या, इस बियरर की कोई वैलिडिटी है क्या, है क्या, काटना जरूरी है क्या, नहीं, कुछ नहीं करना जी। अकाउंट पे चेक है, दिख गया। अच्छा, अब या तो मैं अकाउंट नंबर लिख दूं किसका, अमित गुप्ता जी का, या वो खुद लिख लें। अच्छा, तो मैंने बैंक को, इस बैंक को क्या ऑर्डर दिया कि इसी व्यक्ति के अकाउंट में ये चेक क्लियर होगा। अच्छा, तो एक तो ऑर्डर वर्ड। अच्छा, अमित गुप्ता जी को फर्दर विजिट सर को देना है चेक, क्या करें, एंडोर्स करते हैं। मैंडेटरी है या नहीं, मैंडेटरी है या नहीं, तो यही कहना चाह रहा है, लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। मार्क करो, लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय, 2 वर्ड आ रहे हैं, एंडोर्समेंट प्लस, पहले उनके नाम में लिखना पड़ेगा अमित जी को, आई एंडोर्स सच चेक टू मिस्टर विजित जैन, अपने साइन करने पड़ेंगे, और ये चेक किसको डिलीवर करना पड़ेगा। अच्छा, सपोज एक केस स्टडी आती है यहाँ पे प्लस एक और आपका वो है कंसेप्ट नेगोशिएशन, पहले भी बताया था। केस स्टडी क्या आती है, केस स्टडी ये बोलता है, मिस्टर ए है, राइट, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर ए, उन्होंने क्या करा, एक ऑर्डर चेक बनाया, एक अकाउंट पे चेक बनाया, किसके नाम में, मिस्टर बी के नाम। किसी को कोई दिक्कत जी, चेक की अमाउंट थी, लिख लेते हैं, चेक बनाया, वो भी कौन सा, अकाउंट पे चेक, जिसकी अमाउंट थी बेटा 1 लाख, ठीक। इन्होंने क्या करा, ये चेक मिस्टर बी को दे दिया। अब मिस्टर बी को ये चेक एंडोर्स करके देना था मिस्टर सी को। इन्होंने क्या करा, चेक लिया,
और पीछे, ये पीछे बैक साइड, ये चेक की बैक साइड है, इनके लिए तो बैक साइड रेलिवेंट है। इन्होंने बोला मैं एंडोर्स कर रहा हूं ये चेक किसके नाम में, मिस्टर टू मिस्टर सी, और अपने साइन कर दिया, ठीक। प्लस ये चेक अपनी ड्रॉर में रख लिया, किसमें रख लिया, ड्रॉर में, ठीक। किसी कारणवश मिस्टर बी की मृत्यु हो गई, ये काम करने के बाद, राइट, या तो मृत्यु बोलेगा या वो भूल गए, दो ही वर्ड है उसके पास। किसी कारणवश मिस्टर बी की डेथ हो गई, बताइए, फिर एक लाइन और जोड़ेगा, हाँ, मिस्टर सी मिस्टर बी से बहुत अच्छी तरह परिचित था और उसने देखा उसकी ड्रॉर खोल के कि मेरे नाम में एक चेक रखा है। मिस्टर सी क्या वो चेक निकाले और अपने बैंक में जमा कर दे? यस, अगर कर सकता है तो हाँ, बताइए क्यों? अगर नहीं कर सकता तो ये भी बताइए क्यों नहीं कर सकता। ये केस स्टडी है, चलो सारी होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं, बताइए। हाँ 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 हाँ, जब उसे सी को मिल गया, वो उसकी घर पे आया था, किसके, बी के, और उसने देखा ड्रॉल खोल के, अरे ये तो मेरा चेक है, साइन भी है, कब के, डेथ से पहले के। क्या करा जाए? अगर आप सी होते आप क्या करते? 1 लाख रुपए की बात है बेटा, लॉ वो छोड़ो, 1 लाख का चेक उठाओ पहले, है ना? हाँ जी, क्या करते? बैंक में जमा कर देते, कर देते? नहीं कर देते? कौन कौन कह रहे सर कर सकते हैं? सर साइन तो कर गया ना अभी, उसकी इंटेंशन तो थी ना मेरे को देने की। यस, कर सकते हैं सर। नहीं सर, गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? प्लस डिलीवरी से ही हो सकता है। डिलीवरी करिए क्या बेटा? प्रैक्टिकल लाइफ को साइड रखना, एग्जाम में जो लॉ बोलता है उसके हिसाब से चलना। रीजन बीइंग, लॉ ही सिखाएगा कि लॉ को कैसे ओवररूल करना है फाइनल तक, ठीक? इसलिए लोग आपके पास आएंगे। हाँ, मगर आईसीआई को जो लिख के आओगे या किसी भी एग्जाम में कुछ भी लिख के आओगे, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही लिख के आना, ठीक है? अच्छा, लॉ क्या कहता है बेटा? डिलीवरी, नेगोशिएशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है बी से सी को। कौन सा? ऑर्डर चेक। कितनी कंडीशन फुलफिल करने पे? 2। फर्स्ट, एंडोर्समेंट कर दिया गया, हाँ, फर्स्ट कंडीशन वाली। सेकंड, दी का यार, डिलीवरी नहीं गई, क्वेश्चन ने मेंशन करा है कि अच्छा प्रोविजन में क्या लिखोगे बेटा? एज पर सेक्शन 13 नहीं, जब हम नेगोशिएशन पढ़ेंगे ना उसका सेक्शन लिखेंगे, वही कंसेप्ट, सेम कॉपी पेस्ट है। चलिए आगे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी लिखना है, और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी को मार्क करके आना है। चलिए एनालिसिस में बेटा फैक्ट्स लिखोगे पहले। मिस्टर ए जिसने चेक बनाया, इट इज मेकर। मिस्टर बी को एंडोर्स करा, एंडोर्सी। सी इज अ पे, लास्ट पे हो सकता था, एक्सपेक्टेड टू बी एज पे, ठीक है? ओके, ये चेक मिस्टर बी के पास है, सी को एंडोर्स कर चुका है, बट डिलीवरी नहीं करी, उससे पहले ही क्या हुई? डेथ हुई। तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई है, ये कंडीशन एंड से जुड़ रही है, एंडोर्समेंट एंड का मतलब प्लस, दोनों कंडीशन चाहिए। अच्छा, तो डिलीवरी नहीं हुई, देयरफॉर सी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनकेश सच चेक, ठीक है बेटा? सही। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, द नेम ऑफ पे इज ब्लैंक। सही बोल रहे हैं? किसमें?
bearer. The name of pay is specified with the word or bearer. अरे सही बोल रहा है. चलिए, लास्ट endorsement is blank. सही है, हो सकता है जी. Negotiated by mere delivery. Only delivery से नेगोशिएट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा किसी को. कौन सा इंस्ट्रूमेंट? बेयरर इंस्ट्रूमेंट. चलिए, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. पेबल टू अ पर्सन. ओके, पेबल टू अ पर्सन ऑब्लिक हिज ऑर्डर. उसके ऑर्डर पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. चलिए, पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन. ठीक है. द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल. मार्क द वर्ड फुल. Negotiated transfer by endorsement and delivery. What do you mean of and? लिखो प्लस endorsement and delivery. अच्छा, एक कंडीशन एंड और की क्यों पढ़ाई जाती है? ये केस स्टडी की वजह से. एक कल केस स्टडी किसी बच्चे ने मेरे को दिखाई, वहां पे 2 क्वेश्चन पूछता है. इसे पूछता है जनरली, 3-3 मार्क्स में भी पूछ लेता है. क्या क्वेश्चन था? फर्स्ट में सब्सिडी कंपनी निकालना था, होल्डिंग सब्सिडी. सेकेंड क्वेश्चन उससे ही जोड़ के पूछ लिया कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होल्ड कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो बताइए होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा? होगा. वो तो सेकेंड क्वेश्चन है, पूरा लिखना है. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन वो मोर देन 1/2 ऑफ टोटल. अच्छा, मैंने आपको बताया था ICI खेलेगा. टोटल वोटिंग पावर इज इक्वल टू इक्विटी शेयर. उसने प्रेफरेंस भी दे रखे हैं. लेंगे क्या? नहीं लेंगे. अच्छा, एक कंसेप्ट और टेस्ट करा उसने. अगर होल्डिंग और उसकी सब्सिडी ने मिलके किसी कंपनी में मोर देन 50% होल्ड किया है, तो वो कंपनी जो नेक्स्ट आने वाली कंपनी है, क्या उससे रिलेशन होल्डिंग सब्सिडी का रहेगा या नहीं रहेगा? सर रहेगा, है ना. तो सारे कंसेप्ट टेस्ट होते हैं. ये तो अच्छी बात है, उसने सब्सिडी के ही सारे कंसेप्ट टेस्ट करे हैं. तो सब्सिडी पर लिस्टेड के भी कर सकता था. हमें तैयारी इतनी करनी है कि कहीं से भी किसी एक का किसी एक से भी कर ले तो हमें समझ में आए. जैसे कल उसने पार्टनरशिप का बताया था, नीचे पूछा कंपनी, पूछा था ना कि OPC बना सकते हैं या नहीं. OPC डायरेक्टली नहीं पूछा, क्या मैं कंपनी बना सकता हूँ सिंगल हैंडेडली या नहीं? यस या नो? अंडर कंपनीज है. पूछ, रेफरेंस किसका दे रहे हैं? पार्टनरशिप का. राइट. तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरलिंक करके. चलिए, लास्ट इंडोर्समेंट का मतलब है जिसे मिस्टर C को ये चेक एनकैश करना है. अब इसकी इंटेंशन नहीं है आगे इस चेक को किसी को देने की, या आपको सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको नहीं पढ़ाया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, बट चेक की वैलिडिटी कितने मंथ रहती है? अरे कहाँ पढ़ा है? पढ़ा है जी, बस, है ना, पढ़ा है. अच्छा, कौन कौन कह रहा है 6 मंथ्स? कौन कौन कह रहा है 3 मंथ्स? हाँ, अब 3 मंथ्स हमारे अटेम्प्ट में कभी 6 मंथ्स थे. राइट. तो कहीं पुराना कुछ पढ़ लो तो वो मत पढ़ना. अब क्या है? 3 मंथ्स. अच्छा, 3 मंथ्स कहाँ से बेटा? अरे सर ये मत पूछे करो कहाँ से. जिस दिन चेक. अच्छा, तो वो एक्सेप्ट करेंगे वो डे या नहीं, या इंक्लूडिंग दिस डेट? एक्सक्लूडिंग दिस डेट. 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक, ये है, या 3 मंथ्स इंक्लूडिंग द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक? सर इस पे ही खेलता है ऐसे, मेरी गलती नहीं है. 3 मंथ्स कहाँ से? चलो चलो सुनो मेरी बात, ये ICI ने पढ़ाया नहीं तो आएगा तो है नहीं. राइट. फिर भी आप निकाल के लाना गूगल से ये 3 मंथ्स कहाँ से कहाँ तक. मैं आपको डेट दूंगा और आप मेरे को बताएंगे. ठीक है बेटा. चलिए. अच्छा, तो 3 मंथ्स पूरे हो जाएंगे तो चेक मैं तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं कर सकता आगे, या मेरी इंटेंशन ही नहीं है आगे ट्रांसफर करने की, मुझे अपने अकाउंट में पैसे चाहिए, तो इट इज़ एन लास्ट एंडोर्समेंट. ठीक है बेटा. चलिए.
इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। पढ़े क्या? सेक्शन नंबर 11 एंड 12। सेक्शन नंबर 13 में क्या क्या आएगा? काइंड्स आएंगे और क्लासिफिकेशन में कौन सा? बियरर और, ठीक है जी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 11 एंड 12, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सही बोल रहे हैं? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड, मार्क करेंगे प्रॉमिसरी नोट से चेक तक और लिखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फटाफट से। बुक नहीं है बेटा, पीछे बैठ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं? अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक या अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और drawn upon any person resident in India shall be deemed to be a inland instrument। अरे सर, एंड और की बहुत सारी कंडीशन है ना? कब एंड कब और? अच्छा, और आ गया तो दो कंडीशन है, एक कंडीशन पूरी हो गई तो एंड की तो साथ में लेनी है। तो बात करें कहाँ और कहाँ एंड। चलिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक या अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और, अच्छा यही और है, रुक जाओ, ड्रॉन और, अच्छा व्हाट डू मीन ऑफ ड्रॉन? इंडिया में लिखा जा रहा है। इंडिया में लिखा किसके द्वारा? ये नहीं, चाहे फॉरेनर के द्वारा चाहे इंडियन के द्वारा, बस केवल इंडिया में लिखा जा रहा है। इट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉन। लिख लो, वेदर इट इज ड्रॉन बाय फॉरेनर और इंडियन, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। चलिए नेक्स्ट, और मेट, व्हाट डू मीन ऑफ मेट? मेट का हिंदी मतलब क्या होता है? बनाना। अच्छा, बनाना मतलब फिलिंग करना। अच्छा, ड्रॉन का मतलब? मेट का मतलब? चलो दोबारा से पढ़ते हैं। आ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड, एक कंडीशन एंड प्लस लिखो फटाफट इसमें, प्लस मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एंड से क्या कंडीशन जुड़ रही है? मेड पेबल और है ना? अच्छा, ड्रॉन अपॉन अ पर्सन विच इज रेजिडेंट इन इंडिया लिखा है क्या? अच्छा, तो वहां पे मेड का मतलब क्या है? हाँ, तो ड्रॉन का मतलब लिखा गया है। बना मतलब? बना मतलब लिखना ही ना? नहीं, अच्छा, बना मतलब इंस्ट्रूमेंट बना है? नहीं। हाँ जी, वहां पे मेड का मतलब भी ड्रॉन ही है। कहाँ पे? जहां मेड लिखा है, राइट? ओके, चलिए, तो या तो ड्रॉन हुआ हो या मेड, मतलब आईसीआई बोल रहा है या तो मैं तुम्हें ड्रॉन लिख के दूंगा या मेड लिख के दूंगा, एक कंडीशन मान लेना, इसका मतलब है कि लिखा गया है इन इंडिया। ओके ओके, किसके द्वारा ये नहीं बताया, वेदर इट इज फॉरेनर वेदर इट इज इंडिया, हो सकता है कोई भी। चलिए, इन इंडिया एंड, अब है कंडीशन, एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चलिए कंडीशन निकालते हैं, आइए फटाफट। कहाँ पे एंड है, कहाँ पे और है, बात करते हैं। आईसीआई क्या कहना चाह रहा है? आईसीआई पहले बोल रहा है ड्रॉन, दिख रहा है जी,
चलिए, फिर क्या बोल रहा है? और की कंडीशन, और मेड कहाँ पे? इन इंडिया। चलिए समझ गए जी। एंड मतलब प्लस एंड मतलब प्लस। चलिए, या तो ड्रॉन लिख के देगा इसे, या तो मेड लिख के देगा। मतलब मेड इन इंडिया कुछ था जी। अरे मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव नहीं देख रहे हम? हाँ, क्या? एक है मेक इन इंडिया, एक है मेड इन इंडिया। हाँ, इंडिया वालों ने किसमें? मेक इन इंडिया। अच्छा, मेड इन इंडिया, ओके। आके बनाया, वेरी गुड। वो क्या है? मेक इन इंडिया, ओके। ये क्या है? तो ये किसने बनाया? इंडियंस ने बनाया, ओके। तो ड्रॉन किस पे ड्रॉन? या तो लिखा जा रहा हो इन इंडिया, या किसने बनाया हो? इंडिया वालों ने बनाया। ठीक है, ओके, ठीक है। एंड प्लस क्या कहना चाह रहा है? मेड पेबल। मेड पेबल, व्हाट डू मीन ऑफ पेबल? मेड पेबल इन किसको? रेजिडेंट। मेड पेबल इन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ओके। और हाँ, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दिया, और किस पे? ड्रॉन अपॉन अ पर्सन, जो कौन है? रेजिडेंट है जी। ये कहाँ का रेजिडेंट? इन इंडिया। चलिए, सारी कंडीशन लिख ली, अब बात करेंगे। ठीक, ओके। शैल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। ड्रॉन मतलब या तो इंडिया में लिखा जा रहा हो, या इंडिया में किसी के द्वारा बनाया जा रहा हो, यही मतलब है। चलिए, एंड प्लस ये चेक इंडिया में ही एनकैश होगा। एनकैश मतलब क्रेडिट होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, या तो ये ड्रॉन हो रहा है ऐसे पर्सन पे जो इंडिया में रेजिडेंट हो। चलिए चलिए चलिए, क्या यहाँ पे फॉरेन कंपनीज आएंगी या नहीं? मैं कंपनीज एक्ट से कुछ लिंक करना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ पे मेड पेबल, यहाँ पे फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं या नहीं? यस यस यू नो, ओके। तो चेक बनना इंडिया में होगा, या चेक बनाया इन इंडिया होगा, राइट? एंड वो इंडिया में पेबल होगा, चाहे फॉरेन कंपनी के अकाउंट में हो सकता है क्या? अच्छा, तो ये कंडीशन मैंडेटरी है फुलफिल करना? नहीं, इन दोनों में से एक हो जाए। अच्छा, तो सपोज एक केस स्टडी देते हैं। केस स्टडी देते हैं, एप्पल, सबने सुना? एप्पल INC कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी, ठीक है जी। कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? USA। इंडिया में है क्या सब्सिडी उसकी? अच्छा, उसको किस नाम से जानेंगे बेटा? A company which is registered outside India having place of business in India whether physically or virtually and conduct business activity in। क्या एप्पल की सारी कंडीशन पूरी हो रही है? तो इंडियन कंपनी ऑफ एप्पल, उसको किस नाम से जानेंगे? फॉरेन कंपनी। चलिए समझ गए। अच्छा, एप्पल जो USA की है, उसका एक एग्जीक्यूटिव आया इंडिया में चेक करने के लिए काम सही चल रहा है या नहीं। जो इंडिया की एप्पल कंपनी है उसने बोला सर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। उसने पूछा कितना? उसने बोला 1 करोड़ रुपए। क्या बोला? 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो जो पर्सन इंडिया में आया उसने एप्पल इंडिया को 1 करोड़ रुपए दे दिए। बताइए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? इनलैंड। बताइए कैसे? क्वेश्चन समझे ना? हाँ
यूज इंडिया में होगा, मतलब पेबल इंडिया में होगा चेक। चलिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई। ये भी करनी है क्या? परसेंट ड्रॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नहीं, एक हो गई सफिशिएंट। अच्छा, अब क्या करूं? अच्छा, ड्रॉन अपॉन किस पे? ड्रॉन इन, अरे करा था क्या इंडिया में? किसने? फॉरेन एग्जीक्यूटिव ने इंडिया में आके ड्रॉन करा था। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, राइट। चलिए 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 चलिए, एक चेक इंडियन ने बनाया, इंडियन रेजिडेंट ने, ठीक है, इंडिया में बैठ के, मेरठ में बैठ के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वो चेक बनाया दिल्ली के किसी व्यक्ति के नाम पे, राइट। बताइए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट? इनलैंड। कैसे बनाया? इन इंडिया एंड ड्रॉन अपॉन अ पर्सन विच इज रेजिडेंट इन इंडिया। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ओके। तो आपको और एंड और की कंडीशन देखनी है। कौन सी? और एंड और, ठीक है। दोबारा से बोलेंगे, और एंड और, याद रहेगी। अच्छा, और से क्या जुड़ेगा फर्स्ट बिना देखे? ड्रॉन और मेड पेबल। अच्छा, मेड इन इंडिया। अच्छा, ड्रॉन और मेड इन, एंड मेड पेबल इन इंडिया, और ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है जी। कौन सी कंडीशन? और। चलिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कहाँ पे और, कहाँ पे एंड। चलिए, सेक्शन नंबर 12 बात करते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। चलिए, पेज नंबर 7.13 क्या बात कर रहा है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। चलिए, अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट एन इनलैंड, जो इनलैंड नहीं है वो, या मतलब जिसकी कंडीशन पूरी नहीं हुई इंडियन वाली, इनलैंड वाली, तो वो इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक भी कंडीशन टूटी तो कहाँ चले जाएंगे? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। चलिए, एप्पल इंडिया ने फोन लगाया एप्पल यूएसए को, बॉस 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, चेक लिखा गया इन यूएसए, आया इन इंडिया, पेबल इन इंडिया होगा। बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट? रीजन? हाँ, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई? नो। क्यों? कहाँ बना है वो चेक? आउटसाइड बना। अच्छा, कहाँ लिखा गया है वो चेक? आउटसाइड लिख। तो देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई? नो। एक कंडीशन टूटी तो वो इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। चलिए 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 चलिए, सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक फोन गया इंडियन एप्पल से फॉरेन या यूएस एप्पल को कि हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए, और वो हमें किसको देने? चाइना को देने, क्योंकि हमने चाइना से गुड्स परचेज करा था, राइट। अच्छा, लिख लेते हैं, लिख के ज़्यादा समझ में आएगा। यूएसए हेडक्वार्टर ऑफ एप्पल, राइट। इंडिया में क्या है? फॉरेन कंपनी या सबसी उसकी, एक है चाइना। चाइना से कुछ माल परचेज करा इंडिया वालों ने, पैसे तो देंगे ना। अच्छा, तो इसने फोन करा यूएसए को कि बॉस कितना पैसा चाहिए? 1 CR चाहिए। क्यों चाहिए भाई? सर चाइना वालों की पेमेंट, राइट। अच्छा, हमने इनसे माल खरीदा था, अब इनकी पेमेंट जाएगी, पेमेंट टर्म पूरी होने वाली। अच्छा, माल खरीदा था तो एंट्री, अरे परचेज टू, हाँ, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एंट्री में सोच भी नहीं सकता कोई। गुड्स परचेज करा चाइना से, परचेज डेबिट टू चाइना, पक्का?
इतने का सोचने लगे थे। चलिए 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 चलिए, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब पेमेंट पे क्या एंट्री बनेगी बेटा? चाइना डेबिट टू कैश। कैश अलाउड नहीं होता एक तरह, बैंक बैंक। चलिए बैंक, ठीक है, समझ गए। यूएसए ने क्या करा, इंडिया के नाम पे एक चेक दे दिया, 1 करोड़। बैंक ऑफ अमेरिका का चेक है, राइट? यूएसए से चल के इंडिया को आ गया। अब ये अपने बैंक में लगाएगा, इसने अपने बैंक में ही नहीं लगाया, डायरेक्ट किसको दे दिया ये चेक? कैसे? इंडोर्स करके। बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट? कैसे? अरे बेटा, इंडिया में आया है, पेबल इंडिया में होगा नहीं, एंडोर्स कर दिया तो कितनी कंडीशन टूटी? दोनों। अच्छा, हमने तो पढ़ा था एक कंडीशन टूटने पे फौरन में जाएंगे, कोई भी, एक भी, दोनों भी टूटे तो भी फौरन, राइट? ये नहीं कि सर एक ही टूटे तो फौरन, दोनों कंडीशन भी टूटे तो भी फौरन, राइट? चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं फटाफट से देखेंगे। ये जो चार्ट दिख रहा है ना आपको, दिस वन, PN, BOE, CN, ये हमने डिस्कस कर लिया अपने आप बना के। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? नोट कर लिया ये? चलिए, क्या कह रहा है? लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑब्लिक ड्रॉर ऑफ फॉरेन बिल। क्या कह रहा है? इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, द लायबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉर ऑफ अ फॉरेन promissory note or bills of exchange or check is regulated in all essentials matter by the law of the place where he made the instrument and respective liability of the acceptor and endorser by the law of the place where the instrument is made payable। चलिए, सेक्शन नंबर 134। ओके, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है? एक चार्ट दे रहा है, पढ़ेंगे क्या लाइन है, पहले चार्ट देखते हैं। इसे एग्जाम्पल के नीचे चार्ट दिख रहा होगा। इनलाइन इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, राइट? इनलाइन कौन सा? जहां पे BOE, PN और चेक ड्रॉन हुआ हो या मेड हुआ हो, कहाँ? इन इंडिया। और कहाँ पे था? इधर बेटा, यहाँ पे और कहाँ पे था? ड्रॉन ऑब्लिक वाले में और लिख लो, ऑब्लिक का मतलब यहाँ पे और से है। ड्रॉन ऑब्लिक या और मेड इन इंडिया प्लस, कहाँ आएगा बेटा प्लस? ये दोनों बॉक्सेस के बीच में आएगा, लिखिए प्लस। मेड पेबल इन और ऑब्लिक को क्या लिखोगे? और ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन। सही लिख रहा है क्या? सही लिख रहा है क्या? अच्छा। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, क्या कह रहा है? व्हेन द BOE, PN और चेक इज नॉट ड्रॉन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड पेबल इन इंडिया। ये सिंपल सा बोल दो ना, विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चलिए, समझिए। ओके, जो अभी केस स्टडी दी USA वाली, दिस वन, राइट? जो ये केस स्टडी थी, अगर ये आ गई एग्जाम में, हम क्या क्या लिख के आएंगे? हाँ, प्रोविजन में क्या दे, क्या होगा बेटा? एज पर सेक्शन 12 या पहले 11? पहले 12 फिर 11। क्यों ऐसा लगा? नीचे क्या पूछा है आपसे, जो क्वेश्चन है उसमें देखना क्या पूछा है। अगर पूछा है आपसे ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा या नहीं, तो पहले 11 लेना। अगर आपसे पूछा है कि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा या नहीं, तो पहले 12 लेना। ठीक है बेटा, पहले नीचे देखना क्वेश्चन के क्या लिखा है। ठीक, चलिए, सपोज आपसे पूछा गया, बताइए ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा या नहीं? क्वेश्चन मार्क। एज पर सेक्शन 12 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, क्या फॉरेन
इंस्ट्रूमेंट क्या, इट इज नॉट अ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फिर सेक्शन 11 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या, विच इज डॉन और मेड इन इंडिया एंड मेक पेबल इन इंडिया और डॉन अपॉन अ पर्सन विच इज रेजिडेंट इन इंडिया। अब कंडीशन तो आपको सब पता है, उसको बताना ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, राइट। इसकी दोनों कंडीशन टूट गई जी। तो ये इंस्ट्रूमेंट कॉन्क्लूजन में, ये इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा ये कहाँ बताओगे, ये दोनों कंडीशन टूट गई, एनालिसिस में, ठीक है ना। चलिए पीछे का पढ़ेंगे 7.13 वाला, लायबिलिटी ऑफ मेकर वाला। क्या कहना चाह रहे हैं, लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑब्लिक ड्रॉर ऑफ फॉरेन बिल इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। मतलब अरे इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ये पहली बार पढ़ा, कंट्री सॉरी, कॉन्ट्ररी गलत बोल दिया, कंट्री। इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू दी कंट्री, ओके। मतलब अरे एब्सेंस मतलब नहीं है, क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा कहाँ नहीं है, कंट्रीज के बीच में, हाँ कंट्रीज के बीच में। द लायबिलिटी ऑफ द मेकर, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, लिख लो, फॉरेन ट्रीटीज, फाइनल में पढ़ोगे फॉरेन ट्रीटीज और DTAA। आपने देखा होगा मोदी जी बाहर जाते हैं विदेश, क्या करने जाते हैं, घूमने, ये फॉरेन ट्रीटीज साइन करने जाते हैं। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, वो साइन कर रहे हैं, उनको नहीं पता क्या साइन कर रहे हैं, वो तो भारत सरकार ने सब कुछ बना के दे दिया उन्हें, राइट। वो फॉरेन ट्रीटीज साइन हो रही हैं। अच्छा व्हाट डू यू मीन फॉरेन ट्रीटीज, कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द कंट्री, है ना। जैसे USA गए, वहां पे फॉरेन ट्रीटीज साइन करिए, क्या, हाँ इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि आप हमारे वालों पे टैक्स मत लगाओ, हम आपके वालों पे टैक्स, हमारे वाले जो इंडिया से US से गए हैं उन पे आप टैक्स मत लगाओ, हम ही उनसे टैक्स वसूल करेंगे। क्यों, क्योंकि वो इंडिया के सिटीजन है प्लस रेजिडेंट थे, अब तो नहीं है रेजिडेंट, सिटीजन किसके हैं, इंडिया के, तो उनसे टैक्स हमें वसूल करने दो। सेम US गवर्नमेंट क्या बोलेगी, जो हमारे वाले आपके पास गए हैं उन पे आप मत लगाओ, उन पे हम लगाएंगे टैक्स। अच्छा ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन ट्रीटीज है, राइट। चलिए क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री द लायबिलिटी ऑफ मेकर और ड्रॉर ऑफ अ फॉरेन प्रॉमिसरी नोट और फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन चेक is regulated in all essential matter by the law of the place where he made the instrument and respective liability of the acceptor and endorser by the law of the place where the instrument made payable। चलिए सिंपल सा 2 लाइन का मतलब इसका यह है कि जहाँ पे चेक बना होगा वहाँ से देखा जाएगा क्या कि इनलैंड है या फॉरेन है। प्लस अगर किसी देश की ट्रीटीज ये बोलती हैं क्या कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, तो एंडोर्समेंट करने का कोई फायदा नहीं, राइट। तो एंडोर्समेंट करने से पहले ऐसे वाला करा था ना 1 करोड़ इंडिया से चाइना, तो पहले इंडिया चाइना की क्या देख लो, फॉरेन ट्रीटीज पढ़ लेना। कौन, इंडिया वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं कि आप क्या पढ़ लेना, फॉरेन, चाइना वाली क्या पढ़ लेना, ट्रीटीज पढ़ लेना, क्या कि उसमें एंडोर्समेंट को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया। ठीक है जी,
चलिए अब आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, जो आपका छोटा हुआ था, फटाफट से। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 लेंगे आपका, उसमें से आपका मिनिमम से मिनिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है ICIC। चलिए पेज नंबर 7.12 सभी आ जाइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, कितनी कंडीशन बेटा चेक की? 5 + 1 + 2। चलिए चेक को मार्क करके लिखो, कंडीशन 5 + 1 + 2, फटाफट से। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चेक अंडर सेक्शन 6, a check is a species of a bills of exchange, thus it should fulfill first all the essential characteristics of, अरे क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है? क्यों? चेक इज अ बिल्स ऑफ, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी कैरेक्टरिस्टिक। चलिए मस्ट बी ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड। चलिए नोट दे रखा है, वो आपको पता है जनरली, फिर भी पढ़ेंगे एक बार। इधर ध्यान दो, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्लस दो हमारी कौन सी? चेक की। कौन सी? ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, जनरली नॉट पेएबल ऑन डिमांड, या आप यहां लिख के आओगे इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन आया आपसे पूछा ICI में चेक के बारे में, क्या क्या लिख के आएंगे चेक के बारे में बताइए। चेक, डिफाइन द मीनिंग ऑफ चेक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन मार्क 3 मार्क्स, क्या क्या देखेंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन व्हाट 6 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट 1881। आगे, चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन प्लस जनरली नॉट पेएबल ऑन डिमांड प्लस, और क्या लिखते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 5 कंडीशन प्लस 1 वाली कंडीशन लिख दोगे? ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक, ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्लस 2 अपनी। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखनी है या नहीं? लिखनी है, मैंडेटरी है, राइट? चलिए आगे जाएगा। नोट, these 2 additional features distinguish a check from bill। सही बोल रहे हैं क्या? ये 2 फीचर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी थे क्या? नहीं थे। 10 all checks are bills while all bills are not, अरे सही बोल गया। हाँ, चेक इंक्लूड्स, बिल्स इंक्लूड्स नहीं, बिल्स नॉट इंक्लूड चेक। अच्छा, इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट, वेरी गुड, है ना? चलो, एक हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन PN एंड BOE, पढ़ा था? हाँ, कितने पॉइंट थे? 5। बात करें डेफिनेशन, नेचर, पार्टीज, वेरी गुड, एक्सेप्टेंस, पेएबल टू, याद रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक आएंगे फटाफट से सेक्शन नंबर 138 पे, फटाफट से, यहाँ पे भी दिख रहा होगा। पेज नंबर 7.18, फटाफट से। कॉन्सेप्ट नंबर 7, पेज नंबर 7.18, सेक्शन नंबर 138। चलिए क्या बात कर रहा है? डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन अकाउंट्स। ओके, इट इज जनरल, राइट? क्या कह रहा है? एक बार और पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ेंगे। डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन दी अकाउंट।
सेक्शन नंबर 138 टू 142। चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 138 टॉकिंग अबाउट, इस पे खत्म कर देंगे आज। डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड इन दी अकाउंट्स, मतलब सिंपल सी बात कर रहा है, जो मेकर था उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, राइट, उसकी बात कर रहा है। उसने चेक लिख के दे दिया, किसको दे दिया? अमित सर को, और उसके अकाउंट में पैसे। अच्छा, ये कब पता चलेगा उसके अकाउंट में पैसे? जब अमित सर क्या करेंगे, चेक अपने बैंक में लगाएंगे, है ना। ऑर्डर चेक होगा तो बियरर होगा तो मेरे बैंक में जाएंगे, है ना। चलिए, अपने बैंक में लगाया, वहां से रिटर्न बैक हो गया इनसफिशिएंट बैलेंस के नाम से, इनसफिशिएंट बैलेंस, राइट। और कुछ 301 रुपए का पेनल्टी लगता है। चलिए, अब क्या माना जाए? चेक क्या हो गया? डिसऑनर। ओके, तो डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ द फंड इन द अकाउंट्स ऑफ मेकर, लिखो ऑफ मेकर। चलिए, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम, जो वो मेंटेन कर रहा है किसी एक बैंकर के साथ, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, ओके, फॉर टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, ओके, फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी, ठीक है, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। अच्छा, आईसीआई कैसे खेल रहा है आपके साथ? पॉइंटर वाइज खेल रहा है ना, दिख रहा है ना पॉइंटर, आपको भी ऐसे खेलना है वहां पर। ये आईसीआई को सबसे ज्यादा पसंद है, ऐसे लिखना, ठीक। की पॉइंट्स को अलग पॉइंट में लिखना, चाहे बेशक कितनी लाइन आगे बच रही हो आपकी। अगर आपने एक लाइन लिखी और इतना पोर्शन बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बचने देना। आईसीआई के पास बहुत सारी बी कॉपीज हैं, मांग लेना उनसे, राइट। चलिए, लालच मत करना, एग्जाम फी भरोगे, है ना, लालच मत करना। चलिए, क्या कह रहा है? इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। नेक्स्ट, आइदर बिकॉज ऑफ द अमाउंट मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज insufficient to the honor the check, or that it exceed the amount arranged to be paid from that account by agreement made with that bank, such person shall be deemed to have committed an offense। उस पर्सन ने क्या कर दिया? कौन से पर्सन की बात कर रहा है? हाँ, लिखो मेकर। सच पर्सन के ऊपर लिखो अभी मेकर, पढ़ेंगे फिर साथ में एक साथ। मेकर शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, जेल, लिखिए जेल। पनिशमेंट कौन सी? जेल की। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 2 years और विद फाइन which may be extended to twice the amount of the check or with both। अरे, पहले तो हमें कंडीशन दी है ना, किस तरह से हुआ है, राइट। फिर हमें क्या बोला कि मेकर क्या होगा? पनिश होगा। कैसे पनिश होगा? पहले तो जेल में जाएगा, इम्प्रिजनमेंट, कितना? 2 साल। फिर फाइन भी पड़ सकता है, कितना? ट्वाइस ऑफ चेक अमाउंट। सपोज चेक 1 लाख का, ट्वाइस 2 लाख, क्या? फाइन, ओके। और बोथ, मतलब बोथ, जेल भी और फाइन भी, ठीक है। यहाँ कंडीशन और से जुड़ रही है, तो ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या देना है, इम्प्रिजनमेंट देनी है या फाइन देना है या दोनों देने, ये कौन डिसाइड करेगा? चलिए, समझ गए। यहाँ वर्ड है एक्सटेंडेड टू। व्हाट डू मीन ऑफ एक्सटेंडेड टू? उससे कम नहीं हो सकता। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, कोर्ट ने डिसाइड करा, किसकी इंटेंशन तो गलत नहीं थी, बट
इसने चेक ऐसा दे दिया जो कैसा हो गया, डिसऑनर हो गया। चलिए 3 महीने तक की सजा दे देते हैं, ठीक है, ओके। यू आर दी मेकर, यू आर दी एक्सेप्टर ऑफ चेक, मतलब यू आर दी पे। इन्होंने आपको चेक दिया होगा, आपका चेक डिसऑनर हो गया, आपने इनके खिलाफ क्या कर दिया, कोर्ट केस फाइल कर दिया। चलिए, एक वकील इनका, एक वकील आपका, ठीक, यहाँ जज है, डिस्कस हो रहा है मैटर कोर्ट में। अच्छा, आपका वकील, मेकर का वकील क्या कह रहा है, सर इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि ऐसा चेक दिया जाए, बट साइमल्टेनियसली आपका वकील, पेई का वकील क्या कह रहा है, सर सेक्शन 138 पढ़िए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो बोलता है 2 साल की सजा दो। कितनी बोल रहा है, मैक्सिमम 2 इयर्स की बोल रहा है, विच में बी एक्सटेंडेड टू 2 इयर्स। किसको बोल रहा है, जज को। और फाइन भी दो, ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट, और दोनों भी दे सकते हो सर आप। ये ऐसा नहीं है कि सर किसी पे पैसे नहीं हो, चेक दो और फिर उसको डिसऑनर करा लो। ये कौन बोल रहा है, आपका वकील, डिफेंडर का वकील, ठीक है। चलिए, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, कोर्ट पे, कि क्या देना है क्या नहीं देना। चलिए, कोर्ट ने बोला कि बॉस मैं इम्प्रिजनमेंट नहीं दूंगा, इसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, इसको फाइन लगा देता हूं 10,000 रुपए का। वकील, आपका वकील कह रहा है सर चेक का अमाउंट 1 लाख है, बेटा बात नहीं, चेक का अमाउंट कितना है, 1 लाख, और आप फाइन कितना लगा रहे हो, सर ट्वाइस लिखा है फाइन। हाँ, तब हो सकता है एक्सटेंड टू ट्वाइस, बट इट इज प्योरली डिपेंड अपॉन दी कोर्ट कि वो 1 रुपए का फाइन लगा या ट्वाइस अमाउंट का फाइन लगा। समझ गए? तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि क्या लिखा है ट्वाइस, वो चेक अमाउंट से नीचे भी हो सकता है फाइन। समझ रहे हो? चलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतना ही रखेंगे आज, कल रिस्टार्ट करेंगे। चलिए आइए फटाफट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाद चैप्टर नंबर 1 लेंगे आपका, ठीक। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है और उसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर में, काफ़ी हद तक तो हम पढ़ भी चुके हैं, काफ़ी नहीं, ठीक। इधर ध्यान देंगे, क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं अपन। चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े सेक्शन 138, जो किसके बारे में बात करता है, डिसऑनर ऑफ चेक, कब, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस इन मेकर्स अकाउंट, है ना। चलिए, कितनी पनिशमेंट, 2, इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अच्छा, पनिशमेंट की बात करिए, कौन कौन सी, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ओके। कितना इम्प्रिजनमेंट, विच में बी एक्सटेंडेड टू 2 इयर्स, फाइन कितना, विच में बी एक्सटेंडेड टू ट्वाइस ऑफ चेक अमाउंट और बोथ, इट इज प्योरली डिसाइडेड बाय कोर्ट। चलिए, कल को थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो एक ऑफेंस और निकल के आएगा, क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पनिशमेंट तो लगेंगी, प्लस इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी इस पिक्चर में आएंगे, कल को आएंगे। तो देयरफॉर जब भी चेक में ट्रांजैक्शन करो आप लोग भी सोच समझ के करना, अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, राइट। चलिए, ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 130, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐसे। चलिए, सेक्शन 13 क्या क्या आएगा उसमें, काइंड्स आएंगे और 2 इंस्ट्रूमेंट आएंगे, बियरर, ऑर्डर। चलिए, अच्छा, बियरर मतलब एक तो पेबल टू बियरर था, आपको देखना है क्या पूछ रहा है ICI, पेबल टू बियरर में वो 2 कंडीशन, और बियरर इंस्ट्रूमेंट में 2 कंडीशन मार्क कराई थी ना, क्या, ब्लैंक और इंडोर्समेंट इन, क्या कंडीशन मार्क कराई थी, ब्लैंक और लास्ट इंडोर्समेंट इज ब्लैंक, राइट। किसमें, बियरर इंस्ट्रूमेंट में। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में
लास्ट इंडोर्समेंट इज फुल एंड नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, राइट। चलिए, अगर उसने पूछा बताइए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्या दे के आएंगे? एक्सप्रेस एंड प्रोहिबिशन वाला नहीं, वो किस में दे के आएंगे? पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू। देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है, आपको पता है, बट देखना कि क्या पूछना चाह रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। करें बात? चलिए, पहले कंडीशन क्या है? और की, फिर एंड की, फिर पहले और वाली बताते हैं, ड्रॉन और मेड इन इंडिया। ओके, एंड वाली मेड पेबल इन इंडिया, और वाली ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। चलिए, सेक्शन नंबर 11 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या बात करता है? विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। चलिए समझ गए, समझ गए। अभी और भी बचते हैं इनकोड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे हैं, कल पढ़ेंगे वो, ठीक। सेक्शन नंबर 4 टॉकिंग अबाउट 5 6 134 134 पढ़ा है हमने? हाँ पढ़ा है। लायबिलिटी ऑफ किस में? फॉरेन के ट्रीटीज में, हाँ ट्रीटीज में। अच्छा अच्छा। 138 डिसऑनर ऑफ चाइल्ड। ओके, समझ गए समझ गए। प्रॉमिसरी नोट में कितनी कंडीशन? 5 या 4? 4 या 5? हाँ, ये कंफ्यूजन यही कर लो, वहां लिखते हुए सोचने का टाइम नहीं है बेटा, है ना। 5 या 4? 5। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 5 + 1। अच्छा, चेक में 5 + 1 + 6। अच्छा 2। ओके, चलिए चलिए चलिए, समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखनी है, समझ गए। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन है ही नहीं, किसने बताया? आई से। क्या बताया? कि 4 कंडीशन। समझ गए, समझ। पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू। चलिए इतना ही रखते हैं आज।